हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे लास्ट लेक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो मे बी कि इस लेक्चर के बाद और एक लेक्चर इसका आएगा, तो इसमें हम इकोनॉमिक्स को कंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का टॉपिक है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है। तो देन पहले हम कुछ फ्यूचर्स देखते हैं जो इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर्स है। ठीक है। देखिए, अगर हम पहले देखेंगे दैट इंडिया इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। नाउ व्हाट इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री? तो अंडर डेवलप्ड कंट्री हम देखिए जनरली जो मतलब क्लासिफिकेशन होती है वो डेवलप्ड और दिस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है या डेवलपिंग कंट्रीज होती है। लेकिन जो फिर आप अक्सर एक वर्ड देखोगे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ये एक ज्यूरिंग अगर आप देखोगे दिस कोल्ड वॉर एरा, जब मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो रशिया के बीच का वॉर था, तो दो ब्लॉक्स में वर्ल्ड बट गया था। ठीक है। यू कैन से दैट कि एक सोशलिस्टिक ब्लॉक देन द कैपिटलिस्टिक ब्लॉक। ठीक है। तो उसमें जो एक टर्म आई थी जिन्होंने मतलब किसी को ज्वाइन नहीं किया था, ना ही यूएसए को और ना ही रशिया को, तो उसको हमने बोला लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें जो मतलब आप देख सकते हो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अगर आपने सुना होगा NAM, तो इसमें इंडिया था, चेकोस्लोवाकिया था और भी कुछ कंट्रीज थे, अफ्रीकन कंट्रीज। तो उन्होंने मतलब किसी को ज्वाइन ही नहीं किया, न्यूट्रल रह गई। तो जिन्होंने न्यूट्रल अप्रोच अपनाया तो उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक टर्म है इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस, यू कैन से दैट कोल्ड वॉर एरा। ठीक है। तो इस इन्हीं को मतलब यूजुअली यही लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती है। तो उसमें फिर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स आता है, उसके कुछ 8 फ्यूचर्स है। तो दैट मच आपके लिए नहीं है। तो पिछली बार मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाकी कुछ पढ़ाए हैं, तो उन वो आपके लिए नेसेसरी है। ठीक है। नाउ देन तो फ्यूचर्स देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखिए इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम लो है। ठीक है। तो देखिए मतलब 6200 एंड दिस 6284 ऑन द परचेजिंग पावर पेरिटी बेसिस। तो परचेजिंग पावर पेरिटी क्या होता है? अगर आप पेरिटी को देखोगे, ये क्या होता है कि मतलब जब हम अगर हम नंबर ऑफ गुड्स यहाँ के कुछ ले ले इंडिया के, सपोज आप मान लीजिए यहाँ पे हमने ले ली कुछ कमोडिटीज़, मान लीजिए पेप्सी, एनीथिंग एल्स, ठीक है, बैग एट्सेट्रा। तो कुछ भी कमोडिटीज़ यहाँ हमने इंडिया में लाई, तो हम देखेंगे उनका वैल्यू कितने में इंडिया में पड़ी, मान लीजिए 20,000। ठीक है। तो यही कमोडिटीज़ अगर हम कंपेयर करेंगे कि इतना सामान यूएसए में कितने में आएगा, तो वो होता है ऑन परचेजिंग पावर पेरिटी बेसिस। तो परचेजिंग पावर मतलब यूएसए में अगर हम कोई चीज़ खरीदें और फिर इंडिया में खरीदें, तो उस सामान का यूएसए में क्या वैल्यू होगा और इंडिया में क्या वैल्यू होगा, दैट इज़ परचेजिंग पावर पेरिटी। तो अगर आप परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से देखोगे, देखिए इसमें एक सैम्पल मेथड यूज़ किया जाता है। अब आप उसे नहीं जाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए पेप्सी, ठीक है, पेप्सी, यही मान लीजिए हम यहाँ से भी पेप्सी देख रहे हैं, तो यही पेप्सी हमने इंडिया में खरीदी और यूएसए में खरीदी। मान लीजिए यहाँ पे हमें पड़ी इंडिया में 21 रुपीज़, और मान लीजिए वहाँ जो है पेप्सी $1 में पड़ी। ठीक है। यूएसए में तो $1 21 रुपीज़। तो परचेजिंग पावर पेरिटी जो होती है, इसके हिसाब से जो डॉलर का वैल्यू है वो मतलब फिर इंडियन रुपी का वैल्यू हाई होगा कंपेयर टू डॉलर। ठीक है, क्योंकि ये परचेजिंग पावर दिखाता है, राइट। नाउ देन जो, लेकिन हाँ, परचेजिंग पावर पेरिटी बेसिस पे जो है करेंसी का वैल्यू नहीं निकाला जाता है, वो निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट। नाउ मार्केट एक्सचेंज रेट अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, देखिए मार्केट एक्सचेंज रेट ये डिपेंड होता है ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। ये मान लीजिए सप्लाई को और ये डिमांड को, तो ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ये डॉलर के प्राइसेस, प्राइसेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ये है, मान लीजिए रुपी का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, ₹1 सपोज, एक सेकेंड। नाउ यहाँ पे फिर से मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन और ये सप्लाई करो और ये डिमांड करो। तो यहाँ हम सप्लाई ऑफ मनी दिखा रहे हैं, मतलब कितनी सप्लाई है मनी की मार्केट में, इंडियन रुपी कितनी जा रही है फॉरेन मार्केट में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है। ठीक है। अगर इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो रुपी का वैल्यू अप्रिशिएट करेगा, तो अगर लेकिन इंडिया में कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो डेप्रिशिएट करेगा। मतलब अगर इंडिया की रुपी, मतलब यहाँ देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट की जो मैं डिमांड सप्लाई करूँ बना रहा हूँ। ठीक है। तो परचेजिंग पावर पेरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज़ होता है, कितनी कमोडिटीज़ यूएसए में खरीद सकते हैं और कितनी इंडिया में खरीद सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये जो डिमांड सप्लाई मार्केट एक्सचेंज रेट, ये डिमांड सप्लाई के रूप में बेस करती है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में कितने इंडिया में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या कितने जा रहे हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, मतलब डिमांड रुपी की बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उससे क्या होगा कि इंडिया की रुपी अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू हाई होगा कंपेयर टू डॉलर। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ये को, ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिमांड मतलब यहाँ पे देखिए इतनी है, ठीक है, इतनी है इंडियन रुपी की डिमांड, लेकिन सप्लाई इतनी है। तो सप्लाई मतलब जो है अनसोल्ड रुपी रह गई, तो उससे क्या होगा, मतलब ये जो ओवरऑल
जो प्राइस है डिप होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे क्या कर सकते हो, देखिए अगर यहाँ पे आप सप्लाई बढ़ा दोगे, देखिए सिंपल आप याद रख लीजिए, ये एक्स वाई प्लेन और ये डिमांड सप्लाई कर्व, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान लीजिए, यहाँ से मैं प्राइसेस ले रहा हूँ, ठीक है, प्राइसेस, और यहाँ से क्वांटिटी ऑफ रुपीज़, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ रुपी, ठीक है, रुपीज़। तो देखिए आपको पता होगा डिमांड कर्व में हमने क्या पढ़ा था कि मतलब डिमांड कर्व तो नेगेटिवली स्लोपिंग होगी, और जो ये ऊपर पॉजिटिवली स्लोपिंग, तो ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो देखिए नीचे क्या होगा, अगर हम नीचे देखेंगे, ये जो है ये रुपी यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन जो है, ठीक है, यहाँ इसके साथ टच कर रही है, ठीक है। तो मतलब देखिए कम जब प्राइसेस कम होंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी रुपये की, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, सप्लाई में जो है सप्लाई कम होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखिए सप्लाई यहाँ तक जा रही है लेकिन डिमांड यहाँ तक है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त रुपये की, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब जो ये फिर है उस टाइम डिमांड ज़्यादा रहेगी रुपये की मार्केट में, ठीक है। नाउ अगर आप प्राइसेस इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ डिमांड कम होगी लेकिन ये सप्लाई ज़्यादा रहेगी, अनसोल्ड रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब क्या होगा, एक चीज़ आप याद रखोगे, अगर अब ये सप्लाई करो शिफ्ट करेगी, राइटवर्ड शिफ्ट इसका होगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट की वजह से सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में, तो उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा प्रिंट करेगी आरबीआई, तो उससे जो मनी का वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत फॉल डाउन कर जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, परचेजिंग पावर पेरिटी एंड दिस मार्केट एक्सचेंज रेट। लेकिन जो डॉलर का अगर आपने देखा होगा, मतलब आज मान लीजिए 75 रुपीज़ एक डॉलर बनाता है, ठीक है, $1। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि ये मार्केट एक्सचेंज रेट पे बेसिस है। तो ऐसा क्वेश्चन आया कि मतलब जो रुपये का वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में किस पे फिक्स होता है, वो मार्केट एक्सचेंज रेट पे होता है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू एक्चुअली वो परचेजिंग पावर पेरिटी पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो है डिमांड सप्लाई की बेसिस पे मार्केट एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई के रूप पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट एक्सचेंज और परचेजिंग पावर पेरिटी का कंसेप्ट था, ठीक है। नाउ अब हाँ, यहाँ पे याद है, देखिए पहले अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अगर इंडिया की बात करें तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है। सबसे पहले लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कम रहती है। देखिए परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से देखिए $6284 है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड एवरेज अगर आप देखोगे $15,000 है, ठीक है। तो इंडिया की जो इनकम है फिर परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से मतलब बिलो वर्ल्ड एवरेज आती है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो मैंने आपको बोला था कि अगर इंडिया को आप देखोगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ दैट जीडीपी, लेकिन वो फिर उसको पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करो तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम निकल के आता है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पेरिटी इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट, ये आप याद रखोगे। देन सेकंड थिंग, $1877 ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1877 है, ठीक है। तो ये भी मतलब बिलो वर्ल्ड एवरेज है, ठीक है। नाउ देन स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन इज लोअर। तो ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिछला था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसमें पूछा गया था कि मेजर प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज की क्या होती है, तो दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि देखिए यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती है, पैसा नहीं होता है ज़्यादा गवर्नमेंट के पास कि या बैंकर्स के पास कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बहुत कम है कैपिटल फॉर्मेशन, या आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं रहता मनी का, ठीक है। तो ओवरऑल जो डेवलपिंग कंट्रीज में कैपिटल फॉर्मेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ डिमांड का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब वहाँ अगर लोग खर्च नहीं करेंगे, खाली सेव करेंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी क्योंकि ऑलरेडी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ देन उसके बाद जो और एक प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर का अगर आप देखोगे, देखिए 17.8% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द दिस जीडीपी, ठीक है। जीडीपी में 17.8% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन अगर आप इसमें एम्प्लॉयमेंट देखोगे 44% है, तो ये एक मतलब अनडिजायरेबल चीज़ है, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर का जीडीपी में बहुत कम रोल है, खाली 17.8%, लेकिन जो फिर ये एम्प्लॉयमेंट है वो 44% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ऑन द दिस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वो जो है एक अनडिजायरेबल चीज़ है इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि हायर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, और जब भी इकोनॉमी एडवांस करती है तो उसका जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए हॉलैंड में अगर आप देखोगे 3% डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके मुकाबले जो सर्विस और इंडस्ट्री है उसका ज़्यादा शेयर बढ़ रहा है, ठीक है, इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। नाउ देन हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी
एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद इनकम और रीजनल इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटीज़ मतलब वो रिच पुअर का जो इनकम डिफरेंस है बहुत ज़्यादा रहता है। रीजनल इनइक्वालिटीज़ मतलब जो विलेज और टाउनशिप्स हैं उनमें डिफरेंस रहता है, एसेस टू हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, उसमें। नाउ देन ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है अगर ऐसा आए तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा गैप्स होती है बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर। अब मान लीजिए देखिए मुंबई की बात कीजिए, मुंबई, और कीजिए बात अब बिहार की, ठीक है, बिहार की। तो बिहार मान लीजिए देखिए बिहार का कोई गांव हो और मुंबई की बात कीजिए तो वाइड स्प्रेड मतलब शार्प डिफरेंस होगा इन दोनों एरियाज़ में, ठीक है। तो वहाँ ट्रेडिशनल सेक्टर वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होता है और मॉडर्न सेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो ये होता है ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो दिस इज इट, राइट। नाउ देन लार्ज, हाँ, इसके बाद लो लेवल ऑफ वेलबींग। तो मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे इस साल पिछले साल 19 में 131 रैंक, तो मतलब बहुत कम रैंक थी। वेल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं रहती, हालांकि ग्रोथ अगर ठीक है इंडिया की, लेकिन जो फिर उसके बाद डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो ठीक नहीं है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी तरह जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो ये जीडीआई और जीआईआई इनको आप थोड़ा सा देख लेना, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बोल लेता हूँ यहाँ पे। देखिए जीआईआई क्या होता है, ग्रॉस इनइक्वालिटी इंडेक्स। मतलब जब हम एचडीआई को इस तरह देखेंगे कि हम देखेंगे कि मेल और फीमेल, ठीक है, इनमें भी मतलब कितना डिफरेंस है रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो होता है ग्रॉस इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये दिखाता है विद इन मतलब डायमेंशंस क्या क्या इनइक्वालिटीज है, ठीक है। नाउ देन लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट। लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है देखिए वो सेक्टर जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, ठीक है। मतलब मान लीजिए लैंडलेस लेबरर्स एटसेट्रा, ठीक है, जो मतलब ऐसा काम करते हैं जिनका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा रहता है। तो उससे क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मतलब यहाँ पे देखिए कोई लॉज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जब लॉज नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, तो ऐसे में जो है एक्सप्लॉइटेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इंडिया में आप देखोगे मोर देन 70% अगर आप देखोगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे भी बहुत बार पूछते हैं कि मतलब इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं रहती, ठीक है। नाउ देन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी एज पर आईएमएफ। तो आईएमएफ के हिसाब से ये जो इंडिया है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में जैसे रशिया, चाइना, ठीक है, तो जो मतलब फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज है, ठीक है। नाउ देन यहाँ पे जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन थ्योरीज से या जो मैं नीचे कंसेप्ट इनसे आते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज द पेसिमिस्ट थ्योरी, ठीक है। तो पेसिमिस्ट थ्योरी के हिसाब से ये था कि अगर मतलब जो देखिए इसका पेसिमिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि जो फूड प्रोडक्शन है वो मतलब इंक्रीज करता है इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी, और जो फिर पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी। तो जीपी में आप देखोगे वो स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर, इसी तरह, ठीक है। तो आगे आगे जो प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि देखिए जो फिर फूड प्रोडक्शन है वो तो एपी में चल रही है और पॉपुलेशन जीपी में इंक्रीज हो रही है। तो इसका ये था कि इस थ्योरी के हिसाब से ये था कि पॉपुलेशन एक टाइम बहुत ज़्यादा राइज करेगी और लोग फिर मर जाएंगे ड्यू टू स्टार्वेशन, मतलब खाना नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एपी में इंक्रीज कर रही है लेकिन पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखा रही है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी देन द दिस एग्रीकल्चर, तो उससे फिर लोग मतलब ड्यू टू स्टार्वेशन मर जाएंगे। बट ये थ्योरी जो है फेल्ड थ्योरी थी, ठीक है, यू कैन से फेल्ड थ्योरी। तो मतलब ट्रू होल्ड नहीं कर पाई टू द लास्ट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हुआ वर्ल्ड में कि फिर फूड प्रोडक्शन एपी में चली और पॉपुलेशन जीपी में चली और फिर लोग मर गए खाने की वजह से, तो ऐसा नहीं हुआ। तो लिमिटेशन थी इस थ्योरी की, ठीक है। नाउ देन थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, तो इसको दिया था नॉटिनसन एंड थॉमसन ने, ठीक है। तो इस मुताबिक क्या है कि एक कंट्री 3 स्टेजेस को पास करती है। तो फर्स्ट स्टेज होगा प्रिमिटिव स्टेज, ठीक है। तो प्रिमिटिव स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट भी हाई होगी, डेथ रेट भी हाई होगी और पॉपुलेशन ग्रोथ लो होगी। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई प्रिमिटिव स्टेज में कोई पॉपुलेशन होगी, कोई कंट्री होगी, तो उसमें पहले जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि लोग चाहेंगे कि ज़्यादा बच्चे हो, क्योंकि देखिए वहाँ से डेथ रेट भी ज़्यादा जा रही है। अगर डेथ रेट ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब कि लोग चाहेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा बर्थ्स हो, ताकि मतलब सो दैट फ्यू कैन सर्वाइव। जैसे आपको पहले पता होगा बहुत सारे डायरिया, कॉलरा, तो छोटी छोटी बीमारियों से भी मरते थे, तो डेथ रेट भी ज़्यादा था और बर्थ रेट भी ज़्यादा था, लेकिन उससे जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो लो ही रहती थी क्योंकि मरते भी ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये है स्टेज फर्स्ट जो प्रिमिटिव स्टेज है। नाउ देन स्टेज सेकंड इज द ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, बर्थ रेट हाई रहती है, डेथ रेट लो हो जाती है और पॉपुलेशन ग्रोथ हाई रहती है। तो इसमें कैसे देखिए यहाँ पे बर्थ रेट हाई कैसे होती है, अब तो मतलब देखिए बर्थ रेट डेथ रेट लो कैसे होती है, जब इकोनॉमीज आगे चलती है तो डेथ रेट कम होता है क्योंकि मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजीज आती है, नए नए वो
सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आती हैं तो उससे जो है डेथ रेट कम रहती है। लेकिन बर्थ रेट जो है ये एक सोशल चेंज है, तो सोशल चेंज हमेशा वो सोशल चेंज कम आती है, उसमें टाइम लगता है देन द साइंटिफिक चेंज। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कोई फ़ोन आया तो बहुत टाइम लगता है कि वो सारी सोसाइटीज़ तक पहुँचे, या सोसाइटी का एटीट्यूड जल्दी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एजुकेशन की तरफ तो गर्ल्स को बहुत टाइम तक नहीं दिया जा रहा था, तो दैट इज़ की सोशल चेंज ज़्यादा जल्दी नहीं आती है। ठीक है, और इसी तरह क्या होता है फिर कि जो बर्थ रेट है वो हाई रहती है, डेथ रेट लो, और उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए 1500 के बाद जब नए नए एडवांसमेंट्स आए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ वर्ल्ड का, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिशन स्टेज। नाउ थर्ड इज द मॉडर्न एडवांस्ड स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट भी फिर लो होती है, डेथ रेट भी लो, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी लो। ठीक है, तो इसमें मतलब बर्थ रेट भी फिर कम हो जाती है, क्योंकि फिर लोग देखते हैं कि हाँ अब एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं बाकी, तो यहाँ कुछ मतलब गवर्नमेंट वो प्लान्स ला रही है एट्सेट्रा, तो देन इसके बाद जो है फिर बर्थ रेट भी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ आपने रिसेंटली सुना होगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस बर्थ रेट को लेके, कि चाइना ने जो पहले उनकी पॉलिसी थी वो थी वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी, राइट। देन उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी इनिशिएट की थी इन 2016, और 2000 अगर आप देखोगे रिसेंटली उन्होंने थ्री चाइल्ड पॉलिसी, मतलब आपने बोला कि आप 3 बच्चे भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका रीज़न क्या था, क्योंकि पॉपुलेशन जो है एक रेशो होता है, उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेशो, रिप्लेसमेंट रेशो। तो इस रिप्लेसमेंट रेशो का मतलब है कि जितनी पॉपुलेशन, जितनी मतलब एजड पॉपुलेशन हो रही है तो उसको रिप्लेस कर रही है यंग जनरेशन। लेकिन जब इन्होंने ये वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी तो उससे वो रिप्लेसमेंट रेशो कम हुआ, मतलब ज़्यादा एजड होने लगे देन द यंग वंस, तो वर्क फोर्स कम हो गया। तो ये कंसर्न है चाइना का, तो इसलिए उन्होंने थ्री चाइल्ड पॉलिसी को अब इनिशिएट किया। लेकिन हाँ उसमें भी अब क्या है कि जो सक्सेसफुल तो बोलते हैं ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि लोग नहीं चाहते कि 3 बच्चे रखें या 2 भी, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स एट्सेट्रा वो उसका रहता है। ठीक है, नाउ देन उसके बाद तो आई होप कि ये स्टेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपको समझ आया होगा। तो इंडिया की बात करें, इंडिया आज सेकंड स्टेज में है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आए कि एज पर नॉटिंसon's थ्योरी या दिस what we call as demographic transition theory, तो इंडिया इज इन द सेकंड स्टेज। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज में है, मतलब यहाँ पे क्या है अभी अभी मतलब जो है बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी ओवरऑल अभी हाई है। ठीक है, नाउ देन क्यूजनेटिस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये बेस्ड है ऑन द एक्चुअल डेटा, मतलब एक्चुअल डेटा उठाया था क्यूजनेट ने यूएसए से, की मतलब इनइक्वालिटीज़ को मेजर करना। ठीक है, मतलब किस तरह मतलब रिच और पुअर में डिफरेंस रहता है। तो देखिए इसमें मैं आपको ये कर्व दिखाऊंगा, देखिए दिस इज कॉल्ड, दिस इज इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस कर्व के मुताबिक क्या है, क्यूजनेटिस हाइपोथेसिस के मुताबिक, तो ये क्वेश्चन भी देखिए 2017 में आया था इन JKSSB। ठीक है, तो इसमें क्या था कि देखिए पहले इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज करेंगी, ठीक है, राइज करेंगी, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद वो इनइक्वालिटीज़ डिक्रीज होंगी। ठीक है, क्यों, देखिए इसका मतलब क्या है, जब पहले कोई टेक्नोलॉजी आती है या कोई एडवांसमेंट आती है तो पहले जो क्या है कि ट्रिकल डाउन अप्रोच कम रहता है। मतलब देखिए आप मान लीजिए कोई दिस 4G टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, तो पहले फ्यू रिच पीपल के पास वो 4G फ़ोन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट रेट्स कम करेगी, इसी तरह कुछ स्कीम्स लाएंगी ताकि मतलब ये जो 4G नेटवर्क है ये पूरी कंट्री को मिल जाए। तो इसी तरह तो पहले पहले जो है इनइक्वालिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इनइक्वालिटीज़ पहले इनइक्वालिटीज़ राइज करेंगी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा शार्प हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। लेकिन जब फिर पॉलिसी स्कीम्स आएंगी या कंपनी खुद काम करेगी कि रेट्स कम हो जाएं, तो वो पुअर पीपल तक भी जाएगा, और इसी तरह जो क्या है कि जो फिर ये है इनइक्वालिटीज़ वो रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है इनइक्वालिटी वर्सेस इनकम पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, अब तो ये मैंने आपको कोई टेक्नोलॉजी का बताया, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या है कि पहले जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब अगर देखिए कंट्री ज़्यादा अगर मतलब जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन की तरफ शिफ्ट किया तो इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई, मतलब जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल था, उन्होंने वो लगाया और उनके पास इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जो अनस्किल्ड लोग थे, लेबरर्स थे, बाकी थे, तो उनमें जो है इनकम उनकी जो है उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उनके पास ट्रेडिशनल मेथड्स थे, ट्रेडिशनल वेज थे, और जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बढ़ गई आफ्टर लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो उससे जो है पहले इनइक्वालिटीज एज पर क्यूजनेटिस हाइपोथेसिस दिस इनइक्वालिटीज विल फर्स्ट राइज। ठीक है, लेकिन फिर जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आएगा, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बाकी आएंगे, तो इनइक्वालिटीज खुद ही डिक्रीज करेंगी। तो ये इसका मेन रीजन रहता है ट्रिकल डाउन अप्रोच। ठीक है, ट्रिकल डाउन
अप्रोच। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच का जो मतलब है, ट्रिकल डाउन अप्रोच का मतलब है कि मतलब किस तरह जो बेनिफिट्स है वो नीचे वाले सेक्शंस तक जा रहे हैं, ठीक है, रिच से पुअर तक कैसी बेनिफिट्स नीचे वाले सेक्शन तक जा रही है। तो पहले ट्रिकल डाउन कम रहेगा क्योंकि ना ही गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा ना ही कुछ, तो जिसके पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर होगा, वही सिर्फ खरीदेगा या वो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ड्यू टू दिस डेवलपमेंट। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो है इनक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी। तो दैट इज डिटरमिन्ड बाई इनक्वालिटी वर्सेज पर कैपिटा इनकम बाई क्यूजनेटिस हाइपोथेसिस, ठीक है। नाउ देन इनइक्वालिटीज को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, देखिए, डिफरेंस इन इनकम और एक्सपेंडिचर लेवल्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब रिच और पुअर की इनकम और उनके एक्सपेंडिचर, ठीक है, उनकी क्या इनकम है या उनके एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं उनमें कितना डिफरेंस है, तो उसको हम मेजर करते हैं एज पर इनइक्वालिटी। तो इंडिया का थोड़ा देखते हैं, देखिए, एज पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस डेटा जो उन्होंने 68 राउंड किया था, उसमें उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया था, तो ये था, ठीक है। देखिए, पोरेस्ट पॉपुलेशन इंडिया की अगर हम देखें, ठीक है, तो 20% पोर जो है उनको एसेस है 8.1% ऑफ द इनकम, मतलब जो और जो रिचेस्ट 20% है वो 44.7% इनकम या एक्सपेंडिचर कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब है इट मीन्स द एसेस टू द रिसोर्सेज, जो भी कंट्री के रिसोर्सेज है किसको कितना एसेस है, किसको कितना हक मिल रहा है। तो जो बॉटम लाइन पे 20% पुअर है तो उनको मिल रहा है 8.1% ऑफ द नेशनल इनकम या रिसोर्सेज जो भी कंट्री के है, और रिच को मिल रहा है 44.7%। तो बचे कितने, 60 और उन 20 को मिलाओ तो उनको है 55.3%, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मतलब बहुत शार्प गैप है। देखिए, यहाँ खाली 8.1% 20% पुअर कंज्यूम कर रही है और यहाँ पे रिच 44.7% कंज्यूम कर रहे हैं। तो मतलब रिच को बहुत ज़्यादा एसेस है और पुअर को कम है। तो ये था मतलब शार्प इनइक्वालिटीज़ हैं इन द इंडिया, और डेवलपिंग कंट्रीज में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, कंपेयर टू डेवलप्ड वंस। इंपॉर्टेंट रेशियोज टू मेजर इनइक्वालिटीज हम थोड़ा देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है पहला क्विंटाइल रेशियो, ठीक है। तो क्विंटाइल रेशियो का मतलब है इनकम ऑफ रिचेस्ट 20% क्या है और इनकम ऑफ पोरेस्ट 20% क्या है। मतलब जो ऊपर लाइन पे है, मतलब अगर हम ऐसे ये सेक्शंस बनाए, ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई इकॉनमी है, ये इसके सारे रिसोर्सेज है, यहाँ पे मान लेंगे ये मान लेंगे 20, इसी तरह 40, 60, 80 एंड सिमिलरली 100। तो ये जो ऊपर वाले 20% है रिचेस्ट और बॉटम वाले 20% पुअर है, तो इनका रेशो निकालेंगे, इनकी क्या इनकम है और इनकी क्या इनकम है, वो रेशो हमें क्या दिखाएगा, क्विंटाइल रेशो, ठीक है। तो मतलब देखिए, अगर ये क्विंटाइल रेशो अगर वाई ऑफ पुअरेस्ट 20%, ठीक है, तो ये देखिए इनवर्स आएगा टू क्विंटाइल रेशो, मतलब अगर पुअर की इनकम ज़्यादा बढ़ रही है तो क्विंटाइल रेशो कम आएगा, ठीक है। तो मतलब जितनी इनइक्वालिटी कम होगी तो क्विंटाइल रेशो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये है अबाउट क्विंटाइल रेशो, ठीक है। तो सेकंड थिंग देखिए, पाल्मा रेशो, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे वाई ऑफ रिचेस्ट 10% एंड वाई ऑफ पोरेस्ट 40%। तो वाई यहाँ पे इनकम है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू इनकम हियर, ठीक है, इनकम, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्विंटाइल रेशो के हिसाब से जितनी इनइक्वालिटी, जितना क्विंटाइल रेशो ये ज़्यादा आएगा, उतनी जो इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि मतलब फिर पुअर सफ़र करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीधे देखिए क्विंटाइल रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई ऑफ पुअरेस्ट, ठीक है। तो वाई ऑफ पुअरेस्ट बढ़ जाएगा, क्विंटाइल रेशो कम आएगा, तो क्विंटाइल रेशो ज़्यादा आएगा, इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देन उसके बाद दिस पाल्मा रेशो, ठीक है, पाल्मा रेशो, इसमें वाई ऑफ रिचेस्ट 10% एंड वाई ऑफ पुअरेस्ट 40%, मतलब जो ऊपर वाले 10% रिचेस्ट है उनकी क्या इनकम है और जो नीचे वाले 40% गरीब है उनकी क्या इनकम है, उसका रेशो निकालेंगे तो उसको बोलते हैं पाल्मा रेशो। तो पाल्मा रेशो के मुताबिक देखिए, इसने खाली यहाँ पे 10% लिया था और यहाँ पे 40%, क्योंकि इसका मानना था कि जो फिर देखिए, ये तो है अगर आप 1 to 100 मानोगे, इसको डेसाइल्स में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए, पहला आएगा फर्स्ट डेसाइल, इसी तरह 20 तक आएगा, 10 से 20 तक सेकंड डेसाइल, ठीक है। इसी तरह फिर 20 to 30 थर्ड डेसाइल, ठीक है, थर्ड डेसाइल, मतलब 10-10 का एक एक पार्ट करना है। तो इसी तरह कितने डेसाइल्स बनेंगे, 10 डेसाइल्स। तो इसका मतलब था कि जो रिचेस्ट 10% है ऊपर वाले 9 से 10 तक, तो उनकी जो इनकम है वो जो है मोर ओवर, और जो बॉटम 40% है उनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन जो फिर यहाँ कितना बचा, 5 से 9 जो डेसाइल्स आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 10 और 40, बीच में कितने बचे, 10 से तो 10% रिचेस्ट और ये 40% पोरेस्ट, 40 के बाद 5, 6, 7, 8, ठीक है, उसके बाद 9।
तो 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो इन डेसाइल्स में क्या होगा, मतलब इनकम लार्जली स्टेबल रहेगी, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो ये फिर ये ऊपर वाले 9 to 10, ऊपर वाला डेसाइल, सबसे ऊपर वाला टॉप डेसाइल, और नीचे वाला 40%, ठीक है, 1 to 4, ठीक है, 1 to 40, तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसने पाल्मा रेशो ने 10% रिचेस्ट और बॉटम 40% को कंपेयर किया था, ठीक है। तो ये दिया था गैब्रियल पाल्मा ने, ठीक है। तो 5th to 9th डेसाइल रिलेटिवली स्टेबल इनकम रहती है, ठीक है। नाउ देन लॉरेंस कर्व, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है इस डेवलपिंग टॉपिक में, ठीक है। तो इसमें देखिए ये मान लीजिए ये है एक्स वाई प्लेन और ये है लॉरेंस कर्व, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये मान लीजिए, और ये होती है 45 डिग्री लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम मेजर करते हैं इसमें इनकम, देखिए ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब कितनी परसेंट, मतलब कितने परसेंट को कितनी इनकम मिल रही है। तो ये जो है ये कांस्टेंट लाइन मेजर कर रही है कि हर किसी इंसान को मतलब इक्वली जो है इक्वल एसेस है टू द इनकम, मतलब जो भी रिसोर्सेज है कंट्री के इक्वली बट रहे हैं बिटवीन एवरीवन, ठीक है। मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए कर्व, ठीक है। तो ये कर्व हमें स्ट्रेट लाइन आई, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है वो मतलब देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। मान लीजिए यहाँ पे 10 को 40%, ठीक है, इस तरह, तो यहाँ इस तरह, तो इन दो रेशोज को अगर आप कंपेयर करोगे तो कुछ 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो उसका मतलब है कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम एब्सोलूट लाइन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है एट 45 डिग्रीज, दिस इज द एब्सोलूट लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेलिटी या 45 डिग्रीज लाइन, ठीक है। तो लाइन ऑफ इक्वेलिटी होती है 45 डिग्री इन लॉरेंस कर्व। लेकिन हाँ, अब जब इनइक्वेलिटीज मेजर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने डेटा उठाया और वहां से इनइक्वेलिटीज निकल के आई, तो ये जो नीचे वाला शेडेड रीजन होगा ये हमें ये मेजर करेंगे इनइक्वेलिटीज, ठीक है। तो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले होगा ही नहीं, क्योंकि रिच को ज़्यादा इनकम होगी और पुअर को कम होगी। तो मान लीजिए 20% पुअरेस्ट को खाली 5% दिस इनकम मिल रही है, और जो ये 90% 55% ऑफ द रिचेस्ट है उनको 90% इनकम मिल रही है। तो इस तरह जो है अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो इस तरह निकल के आएंगी, ठीक है। तो जब इस कर्व को आप ज्वाइन करोगे तो ये फिर एब्सोलूट लाइन ऑफ इक्वेलिटी 45 डिग्रीज, और जो ये लॉरेंस कर्व है, ठीक है, तो ये हमें इनइक्वेलिटी दिखाएगी। तो इसका मतलब है कि जितनी इस लाइन में डिविएशन आएगी, ठीक है, जितना ये लाइन, जितना मतलब ये एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, बीच का एरिया, लाइन और जो इनइक्वेलिटी का सिनेरियो है उसके बीच का एरिया जितना बढ़ जाएगा तो उतनी ज़्यादा इनइक्वेलिटी होगी, ठीक है। तो एज पर लॉरेंस कर्व जितना ज़्यादा एरिया आएगा बिटवीन दिस लाइन ऑफ इक्वेलिटी एंड बिटवीन दिस लॉरेंस कर्व, तो लॉरेंस कर्व ये होती है जो मतलब इनइक्वेलिटी दिखाती है, ठीक है। तो उसके बीच जितना ज़्यादा एरिया आएगा उतना ज़्यादा होगा दिस इनइक्वेलिटी बिटवीन द इनकम, ठीक है। तो ये लॉरेंस कर्व इनकम इनइक्वेलिटी दिखाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसे निकल के आ सकते हैं, मतलब लॉरेंस कर्व क्या दिखाती है, तो इनकम इनइक्वेलिटी दिखाती है, ठीक है। मतलब इनकम में कितना इनइक्वेलिटी है, ठीक है, किसको कितना एसेस है टुवर्ड्स द दिस रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री लाइन एब्सोलूट लाइन है जो दिखाती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब ये फिर कर्व हम एक्चुअल बनाते हैं, एक्चुअल डेटा पे बेस करते हैं, तो हमें इस तरह की कर्व निकल के आएगी, तो इसको लॉरेंस कर्व बोलते हैं। और जितना ज़्यादा एरिया, जितना ज़्यादा डिविएशन आएगा बिटवीन दिस, दैट इज, तो जितना ज़्यादा ये एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, दिस डिविएशन, उतना ज़्यादा इनइक्वेलिटी होगा बिटवीन द इनकम, ठीक है। नाउ देन लाइन ऑफ एब्सोलूट इक्वेलिटी शोज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो मोर डिविएशन ज़्यादा इनइक्वेलिटी है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं हम थोड़ा गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट में आएगा, देखिए गिनी कोएफिशिएंट हमें इसी लॉरेंस कर्व से निकलता है, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट अगर आपको बोले तो वो निकल के आता है फ्रॉम लॉरेंस कर्व, ठीक है। तो इसमें देखिए एरिया बिटवीन लाइन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाई एरिया बिलो 45 डिग्रीज। तो इसको आप यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, देखिए गिनी कोएफिशिएंट का यहाँ पे अगर मैं गिनी कोएफिशिएंट मेजर करूँ तो ये एरिया, ठीक है, बिटवीन दिस एब्सोल्यूट लाइन ऑफ इक्वेलिटी एंड लॉरेंस कर्व के बीच का एरिया, ठीक है, एरिया आप मान लीजिए इसको एरिया 1, ठीक है, जो इसके बीच का एरिया, एंड द एरिया बिलो द 45 डिग्री, मतलब ये टोटल एरिया बिटवीन दिस, जो इस 45 डिग्री के बिलो टोटल एरिया है, ठीक है। तो उसको मान लीजिए एरिया 2, तो ये कहलाता है गिनी कोएफिशिएंट। तो सिंपल गिनी कोएफिशिएंट, पहले ये एरिया और फिर ये 45 डिग्री के नीचे का सारा एरिया, ये वाला, हाँ ये वाला टोटल एरिया, और पहले खाली ऊपर वाला एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, गिनी कोएफिशिएंट जो रेंज करता है 0 से 1 तक जाता है, ठीक है, 0 to 1। तो 1 का मतलब है परफेक्ट इक्वेलिटी, मतलब कोई वो अंतर परफेक्ट इक्वेलिटी, ठीक है। तो
सॉरी परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो 1 का मतलब जितना जी ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना एरिया बिलो 45 डिग्री, तो अगर एरिया बिलो 45 डिग्री ज़्यादा आ रहा है तो जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि देखिए जी जो है हायर जी मीन्स मोर इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए देखिए इसका एरिया ज़्यादा आ रहा है और इसका कम, तो ओवर जो रेशो है कम आएगा, ठीक है। तो मतलब जी जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा इनइक्वालिटीज होंगी, ठीक है। मोर द वैल्यू ऑफ जी मोर आर द इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो एज पर गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीधे जी इज इनवर्स ऑफ एरिया बिलो 45 डिग्री, मतलब बिलो 45 डिग्री अगर एरिया ज़्यादा आता है तो जो मतलब है उसका मतलब है कि बिलो 45 डिग्री एरिया अगर ज़्यादा आ रहा है तो देन जी कम होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर बिलो 45 डिग्री लाइन एरिया कम आ रहा है तो जो जी है वो भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जितना जी ज़्यादा होगा तो इनकम इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो अब थोड़े काजेज ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या क्या है, ठीक है। डिफरेंस इन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, मतलब इनहेरिटेंस लॉज जो रहते हैं, मतलब लड़कियों को हक नहीं होता है, खाली मेल्स को होता है, तो वो एक रीज़न है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस लॉज, ठीक है। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो भी कंसेप्ट, वो भी मतलब इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब किसी के पास ज़्यादा ज़मीन, किसी के पास कम, ठीक है। तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स आया था कुछ, ठीक है। तो वो उससे मतलब इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो लीकेजेस इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब जो एमजी नरेगा बाकी प्रोग्राम्स हैं, फूड सिक्योरिटी एटसेट्रा, तो उनमें लीकेज रहता है, ठीक है। या करप्शन आप बोल सकते हो उस तरह का, ठीक है। नाउ देन सो सिंपली तो ये हमने किया आज दिस लेक्चर। नाउ इनइक्वालिटीज़, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, जैसे गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है, या इसी तरह लॉरेंस कर्व एटसेट्रा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।